चलिए देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि जैसे पीछे के जो प्रश्न होते हैं, पीछे का प्रश्न आपको किस टाइप से दिया जाता है, किस टाइप से एग्जाम में पूछा है, उस टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए हम पीछे के जो बोर्ड के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या की डिफिनीशन होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 0 और 1 के लिए क्या चलता है, पहले ही एक्सेप्शनल होता है, मतलब अपवाद पहले ही 0 और 1 के लिए चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बात आई 2 पर, तो 2 देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। और 8 की बात करेंगे तो 8 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं 8 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही 2 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविधकर होगा। विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानते हैं कि विविधकर को d से व्यक्त करते हैं, और d = क्या होता है, b² - 4ac। तो ये आपका फॉर्मूला, मतलब आपको यही ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, ये व्यापक रूप होता है। यदि इससे तुलना करेंगे तो a = x² का गुणांक a है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। b = -2 है, -2, और c = 1/3। फिर उसके बाद a b c का मान यहाँ से विविधकर में रखेंगे तो b² b का मान -2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4, a की वैल्यू कितनी है 3, और इंटू c की वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से d = कितना हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, माइनस का 4 इंटू 1 आएगा 4 = 0। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या है, ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन चौथा सही है। ऑप्शन चौथे में आपका विविधकर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका ग प्रश्न दिया हुआ है कि यदि sin a = 3/5 हो तो यहाँ से क्या करना है, cos a का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको देखिए हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं यदि यह a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से यहाँ से 3/5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब लंब आपका 3 हो जाएगा। लंब यहाँ से क्या है 3, और कर्ण कितना है 5। तो देखिए हमेशा ये वाली भुजा कर्ण होती है। और यहाँ से लंब की बात करेंगे तो जहाँ से ये कोण बना रहा है, कोण यहाँ से देखिए a के पास से बना रहा है, इसलिए इसके सामने का लंब हो जाएगा, तो ये 3। फिर उसके बाद बात करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद AB बराबर निकालेंगे, AB बराबर, तो यह रूट में हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। फिर उसके बाद AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस BC का स्क्वायर 3 3 का 9। यह रूट में माइनस करेंगे यहाँ, तो 25 में से 9 कितना आएगा, रूट में 16, वर्गमूल ले लेंगे 4। इसका मतलब AB बराबर जब यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ AB का मान क्या रख देंगे, 4 रख दिए। अब इसमें चाहिए आपको क्या, cos A। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, तो इस हिसाब से जब ये लंब हुआ तो आधार ये मिलेगा आपको, आधार 4 हो गया, और कर्ण का मान कितना मिलेगा, तो कर्ण का मान 5। तो 4/5 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो 4/5 आपका ऑप्शन दूसरा है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है प्रश्न घ में आपको दिया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मान लेते हैं 2 त्रिभुज, यहाँ से हम कह देते हैं फर्स्ट त्रिभुज, तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है सेकंड त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा मान लेते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से भुजा पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा बटे
दूसरे त्रिभुज की भुजा इसके वर्ग के बराबर होता है, इसके वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो यहाँ से दिया है 4 और अपान में क्या दिया है 9, 4 रेशियो 9 का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद पहली भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो बात करेंगे इसकी, तो इसका वर्ग के बराबर होगा। दोनों पक्षों का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो 2/3 हो जाएगा बराबर पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। वर्गमूल ले लेने पर तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि वर्गमूल लिए हैं, क्या किए हैं, वर्गमूल लेने पर, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल लिए हैं तो फिर उसके बाद पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा में अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। तो उनकी संगत भुजाओं में 2:3 का क्या होगा, अनुपात होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। तो ऑप्शन ए पर क्या करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि प्रश्न नंबर दिया है, यहाँ से हमें दिया हुआ है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x देखिए, समांतर माध्य का मतलब होता है जब हमें बारंबारता और वर्ग अंतराल या कह सकते हैं अलग अलग जो नहीं दिया हो, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा सीधा समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ से समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 रख दिए बराबर कुल पदों का योग करेंगे तो 3 + 4 + 6 + x। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो बटे 4। तो 4 इधर देखिए भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो 20 बराबर हो जाएगा 3, 4, 7, 6, 13 प्लस का x हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 20 - 13 बराबर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से 7 बराबर है, तो x का मान क्या आ गया, 7। तो ऑप्शन देखिए तीसरा सही, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी का यहाँ से लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे 2 बिंदु दिया हुआ है यहाँ से, तो इसको हम देखिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2,3 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है 4,1, ठीक है। ये 2 बिंदु हो गए, इनके बीच की क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि आपका x1 हो गया, ये y1, x2 y2। फिर उसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए d, ठीक है, ये बराबर होता है रूट में, आप x1 - x2 लिखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x2 - x1 का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। y1 - y2 का होल स्क्वायर, बस इसी पे मान रख दीजिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे d बराबर, यहाँ से क्या x1 की वैल्यू कितनी है 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से d = हो जाएगा रूट में 2 - 4 करेंगे -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और यहाँ पर +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 4 + 4 = रूट में ही क्या मिलेगा 8, और रूट 8 में हम इसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2। फिर उसके बाद देखिए 1 2 का पेयर बन गया, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 रूट में ही रह जाएगा। तो d = हो जाएगा 2√2। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 2√2। चलिए देख लीजिए, यहाँ से बहुविकल्पी आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर उसके बाद बाकी आगे का प्रश्न दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।